हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जो है फिर मैपिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स पार्ट 2 आज हम ये लेक्चर जो है फिर देने वाले हैं इस पे। और कल जो मैंने लेक्चर्स डाला था आई थिंक आप लोग एंजॉय किए होंगे सही से। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स ये पार्ट 2 है जो आज समझने वाले हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूंगा कि कल मैंने जो है क्या क्या डिस्कस किया था और उसके बाद कंटिन्यूटी में जो है फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज भी लगभग 1 आवर्स का वीडियो बनने वाला है। फिर हम चीज़ों को जो है समझते हैं। चलिए ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट पार्ट 2। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि आपने जो है कल क्या क्या चीज़ें समझा था और मैंने कल क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया था। थोड़ा सा ज़्यादा पीछे तो हम जाके बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे डिस्कस किया था कि भारत के अंदर जो है कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने शुरू हुए थे। ये हमने कल आपको बताया था। पॉलिटिकल एसोसिएशन संगठन जो है वो कुछ पार्ट्स में, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो बनना शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए कि भारत के कुछ हिस्सों में, और इसका मैंने जो है 3-4 आपको कल नाम दिखाया था। एक था यहाँ पे मद्रास महाजन सभा, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूना सार्वजनिक एक था यहाँ पे। ऐसे कई एसोसिएशंस के हमने जो आपको कल नाम दिखाया गया इसमें। हम केवल यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो बेसिकली आईएनसी पे करेंगे, क्योंकि ये काफी आज डिटेल्स में बढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और आपको कल बताया था कि ये जो जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बने हैं इंडिया में, ये किसी एक पर्टिकुलर एरियाज पे बनाया गया था। जैसे मान लिए बॉम्बे के अंदर या मद्रास के अंदर, ऐसे कई एरियाज पे बनाए गए थे। लेकिन इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल्स क्या था। ये तो एक पर्टिकुलर एरिया से बनाया गया था, लेकिन गोल्स क्या था बेसिकली। तो मैंने आपको 3 वर्ड्स का लिखा है आरसीसी। आरसीसी का क्या मतलब, रीजन, कम्युनिटी एंड क्लास। कि कोई एक क्षेत्र के लिए केवल काम नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आईएनसी बॉम्बे के अंदर बनाई गई थी दिसंबर 1885 में। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ बॉम्बे के लोगों के लिए काम किया जाएगा, वहां जो लोग परेशान हैं, किसान या और भी तबके के लोग, उन लोगों के लिए जो है सिर्फ बॉम्बे के अंदर होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। पूरे भारत के लिए काम किया जाएगा और कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्षेत्र के बुनियाद पे, रीजंस के बुनियाद पे। किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम नहीं किया जाएगा और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या समुदाय के लिए काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब था, इनका जो ऑब्जेक्टिव्स था, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए थे, इसका मेन था कि फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। तो भारत में जितने लोग हैं उन सब के लिए जो है, उन सब तबके के लिए काम होगा हर क्षेत्र में जाके। तो इनका एक जो गोल्स था वो सबको लेके, इतनी बात है मैं कल डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे मेरा जो पार्ट 1 वीडियो मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, इससे पहले कल एक लेक्चर्स मैंने डाला इस पे, तो आप उसको अगर देखेंगे और उसके बाद अगर इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको वो पूरी समझ पैदा होगी कि कहां से चीजें शुरू हुई है। क्योंकि ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2 है ना। ये है कि आप इसको देखें और इसको देखने से पहले उसको भी आप देखेंगे तो सही रहेगा, ताकि वो पूरी समझ आपको सही से समझ पाए आप चीजों को। ठीक है, हम एक पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, आईएनसी। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे, तो बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें यह है कि इसको जो बनाने वाले थे, जैसे फाउंडर की अगर बात करें हम, तो फाउंडर बेसिकली यहाँ पे एओ यूंग आईएएस ऑफिसर थे, है ना। और एक जो है भारतीय डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। इतनी बात हमने जो है कल आपको डिस्कस कर लिया था।
इसमें एक चीज और है कि जो WC बैनर्जी हैं वो फाउंडर भी हैं INCs के, और साथ में पहले जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC जो हैं वो WC बैनर्जी भी हैं। और मैंने जो है पिछले वाले लेक्चर में, यानी कल जो मैंने लेक्चर डाला उसमें, तो उसको मैंने लिखा दिया है कि 4 मेन जो है इसके प्रेसिडेंट थे INCs के। उसमें मैंने जो WC बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, और उसमें एक ब्रिटिशर्स थे जॉर्ज जोल। सेशंस मैंने 85, 86, 85, 86, 87, 88 तक का दिखा दिया, तो इसलिए आप पहले वाले लेक्चर्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये इनके पहले अध्यक्ष भी बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, और इनका स्थापना करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज तो सबसे अहम थी, जहां से मैंने कल खत्म किया था इसको पार्ट 1 को, वहां से मैं कंटिन्यूटी में अब शुरू कर रही चीजें। INCs तो बनाए गए थे 1885 में। जितने भी इंडिया के अंदर लोग थे, है ना, पब्लिक, किसान, मजदूर वगैरह, अब वो लोग ये चीजें समझ रही थी कि जो INCs एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए हिंदुस्तान में, अब अंग्रेजों से हमें जो है निजात मिलेगा, वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अब वो लेवल एक्सप्लॉइटेशन का कम होगा, और हमें जो रेवेन्यू टैक्सेशन इतना ज्यादा पेमेंट करना होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन सब चीजों पे इस्लाह होगी, हमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं करना होगा। सबकी निगाहें जो है वो INCs के ऊपर थी, INCs जो है वो सही तरीके से काम करेंगे, और किए भी अपने हिसाब से सही तरीके से। तो मैंने इसको एक चीज बताया था कि जो INCs का 1885 में इसकी स्थापना हुई, और 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, 1905 तक का क्या मतलब हुआ कि 20 साल, यानी 20 इयर्स। INCs के जो पहले 20 इयर्स थे, इनका जो ऑब्जेक्टिव था या जो काम करने का तरीका था, ये बेसिकली मॉडरेट्स टाइप था, है ना। और इसका मैं मीनिंग भी आपको कल समझाया था। मॉडरेट्स का मतलब होता है बेसिकली कि कोई वायलेंस का प्रयोग नहीं करना है, हिंसक होकर चीजें नहीं करनी है, हम केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें रखेंगे, बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और फिर जो है हमें वो इस्लाम मिलेगी। तो कोई बैलेंस नहीं करना, ये नहीं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, है ना, इंडियंस की बात को नहीं मान रहे हैं, हम उसके खिलाफ जो है कोई बैलेंस या उल्लंघन करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स था, जो मेथड थे इसके, वो मॉडरेट्स का बेसिकली। बाद में जो लीडर्स आए INCs के, जो बाद वाले लीडर्स हैं इसको ट्रीट करने वाले, तो उसमें ऐसा था कि बाद वाले लीडर्स जो हैं इसको क्रिटिसाइज भी किया, मॉडरेट्स वाले को। क्यों क्रिटिसाइज किया? तो उनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स से हम सीधे जाके अगर बात करेंगे तो हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए थोड़ा जो है बैलेंस होना भी जरूरी है, और जो है ब्रिटिशर्स को सही तरीके से चीजों को नहीं मानेंगे, केवल बात करेंगे तो नहीं मानेंगे चीजों को। उसको उन्होंने कहा पॉलिटिक्स ऑफ कोरियर्स। पॉलिटिक्स ऑफ कोरियर्स मतलब केवल INCs के जो लीडर्स हैं वो ब्रिटिशर्स से प्रार्थना करेंगे, और बाद में जो लीडर आए वो क्रिटिसाइज भी किए, कहा कि ऐसी बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। इसको और भी विस्तार से समझेंगे हम। अब देखिए क्या है, INCs ने ब्रिटिशर्स के सामने क्या क्या डिमांड रखा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरह के डिमांड रखे, जब INCs एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गई तो किस तरह के उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखा। कई डिमांड्स हैं इंडियंस जो INCs को ब्रिटिशर्स के सामने बनाया, कई डिमांड्स हैं, उसको एक एक करके हम समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो डिमांड था वो ये था कि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशंस, तो सब हुकूमत जो अंग्रेजों की है, तो जो ब्रिटिश प्रशासन है, केवल सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मौका न दिया जाए, बल्कि हिंदुस्तानी को भी मौका दिया जाए कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सके, प्रशासन का हिस्सा बन सके। शुरुआती दौर में जो INCs के डिमांड थे ब्रिटिशर्स से वो ये थे। कहने का उनका ये मतलब था कि जितने भी ब्रिटिशर्स के ऊंचे ओहदे होते हैं, हायर पोस्ट होते हैं, केवल वहां पर सिर्फ अंग्रेजों को ही परमिशन था कि वो जाके काम करें। इंडियंस को बिल्कुल ही परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे, एजुकेटेड लोग भी थे वहां पर, ऐसा नहीं था कि एजुकेटेड नहीं थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे
लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है वहां पे प्रशासन में शामिल नहीं किया जा सकता था। इसके पीछे एक वजह यह थी, ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि जो इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनके कंधों पे किसी भी चीज की जिम्मेदारी देना सही नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंडियन जो है अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं करते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स का सोचना था। इंडियंस भले ही क्यों ना पढ़ा लिखा हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अंजाम दे पा रहे हैं, तो उसके कंधों पे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सही नहीं होगा। ऐसे कई उसके जहन में थे इंडियंस के खिलाफ। तो यही था, डिमांड था जो, अच्छा जाहिर सी बात है, जो डिमांड कर रहे थे तो वो कौन थे? वो बेसिकली पढ़े लिखे लोग थे। ये लोग काफी पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड पीपल्स होंगे, है ना, एजुकेटेड पीपल। इनका डिमांड ये था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे इंडियंस जो है शामिल हो, भारतवासी शामिल हो, इंडियन शामिल हो उसमें प्रशासन में। और जितने भी ब्रिटिशर्स के हायर पोस्ट हैं, हायर पोस्ट मतलब ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं, है ना, जैसे सिविल सर्वेंट हो गया, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उनकी अपनी मिनिस्ट्री थी, मंत्रालय थी, उन सब चीजों पे जो है इंडियंस को शामिल किया जाए, तो हायर पोस्ट में जो है वो शामिल किया जाए। सेकंड चीज जो ये थी, इसमें डिमांड में ये रखा गया, एक एग्जाम्स होते थे, आप जानते हैं यूपीएससी, यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ ना, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे बताता हूँ, एक यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, ठीक है। ये जो है बेसिकली पहले आईसीएस के नाम से जाना आता था, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो क्या था पहले कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ये एग्जाम्स केवल उस वक्त सिर्फ लंदन में मतलब लंदन में ये एग्जाम्स होते थे, परीक्षा जो है ये सिविल सर्विसेज का वो लंदन में होता था, भारत में नहीं। इंडियंस का क्या डिमांड था कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं वो केवल सिर्फ लंदन में न हो, बल्कि उस एग्जाम्स को भारत में भी कराया जाए, हिंदुस्तान में भी कराया जाए, इंडिया में भी हो। इंडिया में इसलिए और इसके पीछे एक वजह थी कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इंडिया में हेल्ड होंगे, है ना, तो यहाँ जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, इस एग्जाम्स में बैठेंगे, पास करेंगे, और फिर पास करने के बाद ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा इनको, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंचे ओहदे पे डिमांड कर रहे थे लोग, हायर पोस्ट पे, तो हायर पोस्ट में जाना है ना, हायर पोस्ट है, तो हायर पोस्ट में जाने के लिए क्या होगा, आपको बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। इसलिए लंदन में जो चीजें होती थी तो उसमें ऐसा होता था कि इंडियन शामिल नहीं हो पा रहे थे, या कुछ इंडियन शामिल होते थे तो उसका रिजल्ट नहीं होता था, क्योंकि पूरी तरह से वहीं से कंडक्ट होती थी, लंदन से। अब ये चीजें हमें कि भारत में होंगी ये चीजें, सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स, तो इसमें इंडियंस बैठेंगे, हिंदुस्तानी, और इस एग्जाम्स को क्लियर करके उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से में जो है शामिल हो सकते हैं, ब्रिटिश प्रशासन में शामिल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इनका एक डिमांड था कि आईसीएस जो एग्जाम्स है वो सिर्फ लंदन में ना हो, बल्कि उस एग्जाम्स को भारत में भी कराया जाए, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये कई डिमांड थे इनके, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं था कि उस वक्त इंडियन जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, काफी पढ़े लिखे थे। और जब आईसीएस का एग्जाम शुरू हुआ भारत के अंदर, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, ऐसे कई व्यक्ति थे भारत के अंदर जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत अच्छे रैंक और बहुत अच्छे नंबर के साथ पास आउट किए, बहुत अच्छे नंबर के साथ। तो ऐसा नहीं था कि इंडियंस के पास दिमाग नहीं होते थे या इंडियंस एजुकेटेड नहीं थे, उस वक्त काफी पढ़े लिखे लोग थे, और कई लोगों ने आईसीएस का एग्जाम क्लियर भी किया इसमें, और फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी। जो आईसीएस का एग्जाम्स था वो केवल लंदन में न हो बल्कि भारत में भी हो, इस तरह के डिमांड रखे गए। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे मैंने जो है कुछ एक्ट्स के बारे में पिछले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया था, एक एक्ट मैंने बताया था आपको इल्बर्ट बिल के बारे में। इल्बर्ट आर्म्स एक्ट भी बताया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बताया है। तो जो इल्बर्ट बिल था वो क्या था? इल्बर्ट बिल में ये था कि जो इंडियन जजेस होंगे और जो ब्रिटिश जजेस होंगे वो दोनों उसको जो है एक ही ओहदे पे जो है समानता दिया जाएगा, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी दी है ना, इक्वल है दोनों। मतलब इंडियन से तो ऐसा नहीं है
कि इंडियंस का जो मान्यता कम होगा, अंग्रेज जज है तो उनका मान्यता, ये था एल्बर्ट बिल, फिर बाद में इन्होंने अपोज भी हुआ। तो इसमें ये था कि इन्होंने एक और डिमांड रखा, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ब्रिटिश शासन में, तो वो इंडियंस भी जो है शामिल होंगे, और एक शर्त रखा कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए उसमें इंडियन और जो ब्रिटिशर्स जज थे उसमें, इस तरह से। दूसरी चीज एक और था यहाँ पे, जॉब को लेके मसला था। जॉब को लेके क्या मसला था? ऐसा था कि इंडिया के अंदर जो जॉब थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही प्रोवाइड किया जाता था, जितने भी इंडियन थे उनको जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाता था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। तो फिर एक चीज यहाँ पे ये रखा गया कि जॉब को लेके कोई भेदभाव ना हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको जॉब। तो इस तरह के, अच्छा ये चीज जो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस वाली चीज को यहाँ पे देखूं, जो जॉब वाली चीज है, तो आईएनसीज का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था शुरुआती दौर में, वो बेसिकली अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या होता है? रेस से निकल के आया है। रेस मतलब जैसे कलर, कि ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भेदभाव ना हो। तो जो मूवमेंट है, जो आंदोलन थे जॉब को लेके, वो बेसिकली रेसिज्म के ऊपर जो है ज्यादा था कि कलर की बुनियाद पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई डिमांड इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखा। एक पक्ष तो ये हुआ आईएनसीज का। सेकंड देखिए, सेकंड क्या इन्होंने डिमांड रखा? डिमांड नंबर 2, डिमांड इसको कह सकते हैं कि ये आपका सेकंड डिमांड। फर्स्ट डिमांड तो आपने देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर था, सेकंड डिमांड किसको लेकर था? एक चीज मैंने बताया था कि ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ यहाँ पे, तो कुछ एक्ट्स बनाए गए, कानून बनाए गए। क्या क्या एक्ट्स था यहाँ पे? 2 बेसिकली एक्ट्स। पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये कब बनाया गया था? 1878 को ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को पारित किया था ना। सेकंड जो एक्ट था आर्म्स एक्ट 18, सेम ईयर में, ये जो है 1870 में, दोनों एक्ट जो है वो सेम ईयर है, 1878 भी और 1878 आर्म्स एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर जो न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश होते थे, उस पर ब्रिटिशर्स ने ये कानून बनाया था कि वो सारे न्यूज़पेपर को पहले जो है देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो उसको फाइनली पब्लिश किया जाएगा। इट मीन दैट कि अगर मान लें कि कोई न्यूज़पेपर में हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, अगर वो आर्टिकल्स वहां पे छपी है तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, और केवल जो ब्रिटिशर्स की अच्छी अच्छी बातें हैं उसको सिर्फ न्यूज़पेपर में रखा जाएगा। और जो इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेजेस में जो पेपर छपते थे, पब्लिश होते थे यहाँ पे, जैसे मराठी, पंजाबी वगैरह, उन सब पेपर्स पे उन्होंने बैन लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था बेसिकली 1878 का। तो इसमें जब आईएनसीज बनाई गई, पॉलिटिकल एसोसिएशन 1885 में, एक तो डिमांड उन्होंने आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर था उनका, सेकंड इस चीज को लेकर था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या मालूम हो रहा है? इससे मालूम ये हो रहा है कि जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है, वो बिल्कुल आपको जो है खत्म कर दिया गया है। क्योंकि आप अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है और ये आपको प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप उसके खिलाफ बोलें, इट मींस दैट कि आपके सारे जो राइट्स हैं वो खत्म कर दिए गए। तो ऐसा ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का जो है वो बरकरार रहे और इसको जो है बैन किया जाए। तो ये था बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को लेके। अब जैसे मौजूदा हिंदुस्तान में अगर बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस क्या है? आपका एक जो है मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं,
जो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक जो है आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू कल्चरल एक्सरसाइजेस। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जो एक्सप्रेशन है वो बरकरार है, उसमें जो है वो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। ये भी आईएलसीएस की एक डिमांड है। आर्म्स एक्ट भी था एक। आर्म्स एक्ट में क्या है कि हिंदुस्तानियों को जो है वो गन रखने या किसी भी तरह की कोई जो आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, उसकी इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी रखने की। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा गया कि नहीं, हम लोग इस चीज को रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेल्फ डिफेंस की चीज है ना। कभी कोई अगर अटैक कर गया तो हम अपना सुरक्षा में वो कैसे करेंगे। तो इसके भी लेके जो उन्होंने इस चीज के भी ऊपर डिमांड किया, इसको जो है आर्म्स जो है परमिशंस मिली इस चीज के। तो ये एक सेकंड डिमांड सेकंड था। थर्ड डिमांड जो थे वो क्या, वो देखिए। ठीक है, सवाल क्या होगा, सवाल होगा कि जब आईएनसी से पॉलिटिकल एसोसिएशन 1885 में बनाई गई तो बनने के बाद ब्रिटिशर्स के सामने उन्होंने क्या क्या डिमांड रखे हैं। ये एक क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के आप जो है डिमांड 1, डिमांड सेकंड, डिमांड थर्ड करके आप इस तरह से बना सकते हैं। एक है यहाँ पे डिमांड 3, डिमांड नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? डिमांड 3 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिकल इश्यूज थे, उसको भी आईएनसी ने ब्रिटिशर्स के सामने रखे कि इकोनॉमिकल इश्यूज किस किस प्रकार का अर्थव्यवस्था को लेके। तो पहला इश्यूज था यहाँ पे, फर्स्ट अगर हम बात करें, रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। और ये रेवेन्यू किनसे लिया जा रहा था? तो किसान जो थे, जो फार्मर किसान थे, उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा था अपने आप में। रेवेन्यू देने की वजह से क्या हुआ है, किसान जो है क्या हो गया, किसान जो है वो काफी ज्यादा गरीब हो गए और पॉवर्टी जो है वो काफी ज्यादा फैल गया देश में। क्योंकि इसमें ऐसा था ना कि आप जो भी किसान उत्पादन कर रहे हैं खेतों में, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है खेतों में, ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको पे करना होता था, उसके पास कुछ नहीं बचता था, जिसके वजह से एक जो गरीबी थी, पॉवर्टी थी, वो देश में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक तो गरीबी ज्यादा था, उसके बाद कुछ फमाइन्स भी थे उस वक्त। फमाइन्स मतलब जो कुदरती आपदा होते हैं, नेचुरल ये होते हैं, वो बेसिकली इस पीरियड के अंदर देखने को मिला, फमाइन्स मिला। अच्छा, एक चीज और है, जो फमाइन्स होते हैं ना, फमाइन्स भी कई एक तो ये होता है कि जब भी हम लिखते हैं फमाइन्स आ गया या कुदरती आपदा नेचुरली हो गया, तो हम ये मानते हैं कि कुदरत की तरफ से चीजें हो रही है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया। लेकिन ये जितनी भी फमाइन्स हो रही थी उस वक्त, ये सब फमाइन्स की जो वजह थी वो बेसिकली फैमिनिज्म है ना, फैमिन्स, इसको बेसिकली कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उसकी पॉलिसीज की वजह से चीजें हो रही थी, ब्रिटिशर्स पॉलिसी की वजह से, क्योंकि रेवेन्यू इतना ज्यादा लिया जा रहा था, एक तरह का अकाल जो है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक जो है चीजें थी इस पर, ये सब इश्यूज जो उन्होंने उठाया। थर्ड अगर बात करें, मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या है? मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब जो उस वक्त फोर्स का काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह जो है बहुत ज्यादा थी, सैलरी जो है बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बजट तैयार होता था, आज भी जैसे हिंदुस्तान में चीजें हमारी ये मौजूदा भारत में, तो उस बजट के अंदर ज्यादातर पैसा जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए, मिलिट्री इसके लिए जो खर्च किया जाता था। मिलिट्री उनके मान लीजिए कि उनके जो वेजेस होते थे या उनके जो रहने का होता था या जो सैलरीज होते थे, उनमें सारे पैसे जो है खर्च हो जाते थे। ऐसा बजट, जैसे बजट बनता है ना, और भारत का आप देखेंगे अभी भी चीजें हो रही है, जैसे ब्रिटिश की तरफ से ये जो है बजट बनाया गया, ठीक है। इसमें इस तरह से जो है बांट दिया गया। इसमें क्या बांट दिया गया? एजुकेशन में जो है मान लिए कि 20% पैसा खर्च होगा, मान लिए कि जो आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है सबसे ज्यादा 50% खत्म कर देगा, खर्च हो गया ये चीजें। अब खेतों में जो पैसे खर्च होंगे, तो सब्सिडीज वगैरह देंगे गवर्नमेंट, वो मान लिया कि सिर्फ केवल जो है वो 5% रखा गया,
तो इस तरह से बजट तैयार होता था। इसमें ये देखा जाता था, मान लीजिए एजुकेशन से, एजुकेशन में जो है आपका 10% खर्च होगा, तो इस तरह से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इस तरह की बजट है वो तैयार करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फिर पार्लियामेंट में पारित करते थे ये। उसमें देखा ये गया कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मिलिट्री के लिए खर्च हो रही है पैसे है ना, फोर्स के लिए, वो सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि आप, जो कि जरूरत नहीं थी इतनी ज्यादा खर्च करने की, तो आईएनसीस का ये कहना था कि ये इस एक्सपेंडिचर को, खर्च को घटा के, मान लीजिए अगर 50% नहीं तो आप इनको जो है 30% रखिए, 20% इसका माइनस करके आप जो है खेती या एग्रीकल्चर में ला सकते हैं, क्योंकि किसान काफी ज्यादा परेशान है, इनके लिए बिल्कुल ही फंड नहीं है, इनके लिए बिल्कुल काम नहीं हो रही है, खेतों में पानी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, तो आप इसके कट करके जो है उस पैसे को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में था, जो कृषि प्रधान इस पे था, सेक्टर्स में था, हम इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चरल जो सेक्टर्स थे, खेती वगैरह में पैसे खर्च होते थे, या जो सिंचाई का काम था, इरिगेशन, खेतों में पानी देने का काम, इरिगेशन फंड, वो बिल्कुल ही न के बराबर था। पैसे खर्च होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी चीजें, लेकिन एकदम न के बराबर। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए, इस तरह के डिमांड इन्होंने जो है आईएनसीज ने जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखा। आप इस तरह के इस्तेमाल कीजिए, डिमांड 3 है, और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो है इतनी चीजें आपके लिए काफी है। क्या था, रेवेन्यू जो इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू को डिक्रीज किया जाए ताकि देश से गरीबी जो है वो कम हो। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है, जो वेजेस या सैलरीज हैं उसमें थोड़ा कट हो, पैसे उसको कम मिले थोड़ा, है ना, उस पर बजट कम बने। एग्रीकल्चरल सेक्टर्स या इरिगेशन जो फंड्स हैं, जो बिल्कुल ना के बराबर हैं, उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। एक चीज और भी है, 5 पॉइंट्स में कर देता हूं, सही रहेगा, है ना, 5 पॉइंट्स। एक और अहम चीज है इसके अंदर, जो भी जो प्रोडक्शंस, उत्पादन होते हैं इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के अंदर, तो ज्यादातर चीज जो है वो बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यूरोपियन कंट्रीज में कह लीजिए या अमेरिकन कंट्रीज में कह लीजिए। मान लें कि एक जो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड है ना, जमीन है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि राइस खेती हो रही है, चावल की, एग्जांपल्स के तौर पर मैंने बताया, या मान लीजिए कि वीट, गेहूं की जो है, वीट या गेहूं की जो है खेती हो रही है। ज्यादातर उत्पादन का हिस्सा जो है वो बाहर के कंट्रीज में क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ये लोग एक्सपोर्ट कर देते थे इसको, क्योंकि ब्रिटिश शासन थी, पैसे की जरूरत थी, ये लोग एक्सपोर्ट करके जो है इनकम कमाने के चक्कर में था, जिसकी वजह से क्या होता, भारत के अंदर जो है जितने भी फूड्स थे, अनाज वगैरह था, उन सब का शॉर्टेज हो जाता था। तो एक प्रॉब्लम्स ये भी था 5वां, कि एक्सपोर्ट इतना ज्यादा था, इतना इंक्रीज कर दिया था, जिससे जो है शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, या फूड शॉर्टेज कह लीजिए, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, और लोगों के पास यहाँ पे खाने का नहीं था। आईएनसी ने ये डिमांड रखा कि एक्सपोर्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि जो फूड शॉर्टेज है वो क्या हो, कम हो जाए। इस तरह की डिमांड इन्होंने रखा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब जो डिमांड आईएनसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में रखा, क्या उस चीज को एक्सेप्ट किया, क्या इन चीजों में जो है कुछ भी इस्लाह हुई, क्या रेवेन्यू कम हुआ, क्या जो फूड शॉर्टेज का मामला था वो कम हुआ? ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन है कि क्या चीजें में एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं कि जो बाद वाले लीडर्स थे जिन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, जो आईएनसीज के जो है मॉडरेट्स के जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोयर्स था, इसको उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। इसके पीछे एक वजह ये थी। अब मैं सिंपल आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा समस्या है। मान लीजिए इंडियंस हैं,
जो अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सरकार है। अच्छा, आईएनसीज ने जो इस तरह की चीजें डिमांड करके इस चीज को काफी जागरूक भी किया। जागरूक मतलब क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग थे इंडिया में, तो न्यूज़पेपर के जरिए या आर्टिकल्स पब्लिश करके एक पब्लिक अवेयरनेस का काम इन्होंने किया। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब लोगों को जागरूक किया, जनता को जागरूक किया कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो ब्रिटिशर्स हैं वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग जागरूक होइए, देखिए चीज़ों को और फिर इसका जो है कुछ हल निकालना है। तो पब्लिक अवेयरनेस का काम जरूर किया, न्यूज़पेपर के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए। मतलब ब्रिटिश की असली चीज जो थी हिंदुस्तान के अंदर कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस चीज को वो लोग सामने लेके आए ताकि आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, वो चीजों को देखे, समझे, क्योंकि समझ इतनी अच्छी नहीं थी अब तक। तो ये काम जरूर किया इसमें। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रशासन का हिस्सा बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन गया, ठीक है। कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए कि रेवेन्यू का समस्या है, किसानों का जो रेवेन्यू वाला प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब इस रेवेन्यू की प्रॉब्लम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे, क्लियर है ना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज में इस्लाह करेगी या नहीं करेगी, ये तो इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी इस्लाह करेगी, ऐसा तो नहीं है कि अपना जो है वो कुछ प्रॉफिट नहीं चाहेगा। कहने का ये मतलब है केवल आईएनसीज अपनी चीजों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे, लेकिन एक्सेप्ट करना न करना ये पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। और ज्यादातर जगह पे ये चीजें हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके डिमांड को एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि उनकी शासन था। मतलब एक्सपोर्ट को उन्होंने कम नहीं किया, रेवेन्यू कम नहीं हुई, है ना। एग्रीकल्चर के अंदर जो फंड थे, ज्यादा खर्च हो, वो भी चीजें नहीं हुई। तो कहने का मतलब सिस्टमैटिक वे पे चीजें हो नहीं पा रही थी, केवल ये लेके जा रहे थे इसके पास। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे ना, ये फेल्योर रहा इतना ज्यादा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट या इस्लाह देखने को नहीं मिली जैसे। अब एक चीज ये है कि जब ये सब चीजें समस्याएं शुरू हुई तो 1890s के आसपास से, क्योंकि 1885 में पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गए थे और भी जो लोग थे वो चीजों को देख रहे थे, तो कहने का मतलब था कि जो 1890s से 1890 से 90 के दशक से कुछ लोग पॉलिटिकल स्टाइल जो थी आईएनसीज की, जो प्रेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स थी, उस पर सवाल उठने शुरू हुए या सवाल करना शुरू किया इन्होंने। कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं नाम लिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन begin to rise the structure, the styles of INCs, policies, program. A question began to rise. The structure or styles of INCs, policy और program. सवाल उठने शुरू हुए कि आप जिस तरह के काम कर रहे हो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ केवल प्रार्थना कर रहे हो, ब्रिटिश से जाके चीजों को आप बोल रहे हो, लेकिन वो चीज एक्सेप्ट आपका कर नहीं रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे कई लीडर्स थे जिसके सवाल उठने शुरू हुए। उनमें से 3 अहम लीडर्स के नाम यहाँ पे मैं बता दूं आपको। लाला लाजपत राय,
बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये जो है कुछ लीडर्स उभरना शुरू हुए और इन्होंने सवाल करने शुरू किया आईएनसी से, जो 1885 में बनाई गई थी पॉलिटिकल पार्टी की सोसाइटी में। ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से। ये आपका जो है बॉम्बे, यानी हम इसको लिख सकते हैं महाराष्ट्र। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये बेसिकली आपका ये आपका जो है कह सकते हैं इसको कलकत्ता से। इस तरह के जो है कई लीडर्स उभरने शुरू हुए और इस पे जो है सवाल करने शुरू किए कि ये जो पॉलिसीज है इस पे थोड़ा चेंज होना चाहिए, और काफी ज्यादा विरोध भी किया इसका। ये कैसे लीडर्स थे? इनको जैसे मान सकते हैं कि ये जो थे रेडिकल्स टाइप के लीडर्स थे। अब जैसे एक मैंने बताया था कि जो मॉडरेट्स है, जो मैं कल पढ़ाया था, मॉडरेट्स को और बेहतर तरीके से अगर समझना हो तो आपको यहाँ पे रेडिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, तब आप मॉडरेट्स और रेडिकल्स में डिफरेंस कर पाएंगे। जैसे रेडिकल्स ऑब्जेक्टिव था, रेडिकल्स ऑब्जेक्टिव क्या था? इन सब जो लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहलाते हैं ना, जैसे नरेंद्र गड़ंदर कहते हैं ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये रेडिकल्स व्यूज था इनका। रेडिकल्स व्यूज का क्या मतलब होता है समझिए। ये सब लीडर थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने सवाल करने शुरू किए इस पे। तो रेडिकल्स का क्या मतलब है समझिए। रेडिकल्स है ना। और क्या थे? 3 लीडर थे, लाल, बाल और पाल। ये इसको सिस्टमेटिक वे पे याद रखने के लिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, मतलब लाल बाल पाल इस तरह से रख सकते हैं इसमें। पंजाब से, महाराष्ट्र से, और ये जो है आपका बी बॉम्बे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेडिकल्स का जो है क्या मतलब था। रेडिकल्स का ये मतलब था वायलेंस करना, हिंसक होना अपने आप में गलत चीज है, आप जानते हैं ये। जैसे मॉडरेट्स का मानना था, लेकिन कोई सोसाइटी है, समाज है, कोई सोसाइटी या समाज है और उसमें बहुत जो है अटपटांग चीजें प्रैक्टिस हो रही है ना, गलत चीजें प्रैक्टिस हो रही है। उस सोसाइटी में कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, खराब चीजों को माइनस करना, अच्छी चीजों को लेके आना है। इस चेंज करने में अगर थोड़ी बहुत हिंसा हो भी जाए तो गलत नहीं मानना चाहिए। ये होना कोई गलत चीज नहीं होगा कि हिंसा के जरिए चीजें हो रही है, हिंसक हो रही है चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायलेंस एक लिमिट तक अगर है तो कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि ये जो वायलेंस हो रही है ये किसी खराब चीज को सोसाइटी से खत्म करने के लिए हो रही है, अच्छी चीज को लाने के लिए हो रही है। तो अगर वहां पे थोड़ा बहुत वायलेंस हो भी जाता है एक लिमिट में, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रेडिकल्स चेंजेस, है ना। रेडिकल चेंजेस मतलब कि इस जो चेंज करने का जो है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मॉडरेट्स भी चाहते थे कि इस्लाह होगी, क्योंकि वो डिमांड जो रखते थे, लेकिन मॉडरेट्स का ये मानना था कि इस्लाह होगी, वक्त के साथ होगी, बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, ये सब चीजें थी। लेकिन रेडिकल्स के जो लीडर थे जैसे लाल बाल, इनका ये मानना था कि बदलाव होगी। ऑफ कोर्स मॉडरेट्स जो कर रहे हैं उसके वजह से भी हो सकती है चेंजेस, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ये चेंजेस को जल्दी से जल्दी करें, है ना। इसके वजह से थोड़ा वायलेंस भी करना पड़े लिमिट में, तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं हो सकती है, नहीं है, मतलब रेवोल्यूशनरी इसमें जो है रेडिकल्स में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा लिमिट पे वायलेंस हम करेंगे। इसके पीछे एक और भी वजह थी। मान लिया कि एक किसान है ना, काफी ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया है कि काफी ज्यादा गरीब हो गया है। अब ये काबिल है नहीं, ये इस काबिल नहीं है कि अब ये ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू दे पाए, गरीब मतलब हो गए हैं, काफी गरीबी हो गई है, गरीब हो गई है। तो इसमें क्या है, मॉडरेट्स का ये मानना था कि तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारा मसला हल होगा और तुम फिर सही और सुकून वाली जिंदगी जियोगे। कब होगे ये कोई पता नहीं, हो सकता है कि अगले 10 साल में, हो सकता है अगले 20 साल में, हो सकता है अगले 15 साल में, हो सकता है 20 साल या 30 साल भी लग जाए, लेकिन होगा, है ना। ये बात सब्र का फल मीठा होता है कहता है ना, वो वही वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे थी, मॉडरेट्स का तो मानना था। जबकि रेडिकल्स लोग जो थे, जैसे लाल बाल ने लिखा, इनका ये मानना था कि इस्लाह जो है 10 साल के अंदर ही अंदर होना चाहिए, आगे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, जो कि सही है, क्योंकि इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है किसान, कब तक बर्बाद होते रहेंगे। ये एक फर्क था इसमें। तो अगर आप देखेंगे ना, वो भी एक तरीके से सही थे, मॉडरेट अपने हिसाब से सोच रहे थे कि देश में हंगामा ना हो, वायलेंस ना हो। और अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट को या रेडिकल्स को, ये भी अपने हिसाब से सही थे कि ये जो चीजें चाह रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत थे या ये सही थे, है ना, अपने सिचुएशंस के हिसाब से चीजों को वो कर रहे थे। तो जो भी मूवमेंट चलाया गया लाल पाल के जरिए, जो रेडिकल्स कहलाया है, इस पूरे मूवमेंट्स को हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ये आपको याद रखना है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्या है और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के जो लीडर्स हैं वो कौन कौन है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है क्या चीज और इनके लीडर्स क्या हैं, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में कौन कौन सी बातें आती हैं। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के अंदर जो है आपका जो रेडिकल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल्स मतलब कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस होगी, बहुत फास्ट चेंजेस होगी, अभी की अभी चीजें होनी चाहिए, उनको वेट नहीं करेंगे। इसलिए जो मॉडरेट्स थे या तो रेडिकल्स हैं, इनके व्यूज में फर्क है, दोनों अलग अलग विचार सोचते थे और दोनों अलग अलग नजरिए से चीजों को देखते थे। इतनी बात मुझे आप स्पष्ट कर लिए होंगे। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बोल दूं, जो बाल गंगाधर तिलक है जो कि रेडिकल्स है ना, लिख देता हूं मैं, बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया इसी मूवमेंट्स के दौरान, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के दौरान ही, काफी मशहूर स्लोगन है इनका। वो स्लोगन है आपका बेसिकली पढ़े हुए आपको शायद, फ्रीडम is our birthright, I shall have it। ये बहुत मशहूर स्लोगन है ना बाल गंगाधर तिलक का, कि फ्रीडम इज आवर बर्थराइट, आई शैल हैव इट। आजादी जो है जब से हम पैदा होते हैं ना, तब से हमें जो है अधिकार मिल जाते हैं, ये कोई डिसाइड करने वाला नहीं होगा हमें आजादी दें या ना दें, कोई इसमें कोई डिसाइड नहीं करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि फ्रीडम हमारे पास नहीं, आजादी हमने पैदा हुआ, हमारे पैदा होने के साथ ही जो हमें आजादी मिल गई। ऐसा मतलब आप देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के जो व्यूज थे वो काफी मतलब डिफरेंट थे, मॉडरेट्स थे। आप इसमें जो है इसके जरिए चीजों को समझ सकते हैं। और इनका मानना था बाल गंगाधर तिलक का कि भाई हमारा ये जो है नेचुरल राइट्स है। क्या है? नेचुरल राइट्स हैं, कुदरत ने पैदा किया और पैदा करते साथ ही जो है कुदरत ने हमें ये अधिकार दे दिए हैं दुनिया में। अगर इसके खिलाफ कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे इनके जो है बाल गंगाधर तिलक का जो है मानना था। तो क्या आप इस स्लोगन को दे सकते हैं, हमें हर हालत में क्या चाहिए? आजादी चाहिए। स्वराज के बारे में उन्होंने बात किया है। और ये आजादी कोई 50 साल के बाद नहीं, ये आजादी हमें जो है राइट नाउ, मतलब अभी,
रेडिकल्स का ये मतलब था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो चलाया इन्होंने, ये सब लीडर्स लाल बाल ने, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था यहाँ पे। एक चीज और एक टाइम पीरियड है यहाँ पे आपका 1905 का, क्योंकि आपने जो है 80s 70s का बात किया, 80s का बात किया और 90s के दशक तक आपने समझा। 70s में क्या चीजें हुई, 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, आपने हर इवेंट्स को देखा और कैसे जो है वो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई है। इससे पहले अगर मैं 60s के बारे में मैंने कल बात किया था, 50s के बारे में भी बात किया, 1857 का रिपोर्ट था। इसी तरह से करके जो है आपका अब जो है 1905 का जो है वो तिथि आ रहा है 1905 का। ऐसे करते हुए हम जो है 1947 तक का जो इवेंट्स है हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो जो 1905 है इसमें क्या चीजें हुई, इसमें ये हुआ कि ब्रिटिशर्स की तरफ से एक वायसराय थे भारत में जो कि काफी मशहूर थे, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन है ना। लॉर्ड कर्जन के जमाने में क्या क्या वाकये हुए और उससे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, वो कैसे मजबूत हुआ, एक समझने वाली बात है। लॉर्ड कर्जन काफी अच्छे व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने मतलब व्यक्ति थे इन द सेंस मतलब ब्रिटिश शासन के हिसाब से काफी मजबूत थे, वो चला सकते थे चीजों को, प्रशासन को, ठीक है। 1905 में क्या क्या इन्होंने बंगाल का जो एरिया था, जो बंगाल प्रोविंस था, है ना, तो लिख सकते हैं बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस को इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब बांट दिया, उसको पार्टीशंस ऑफ बंगाल कहते हैं। बंगाल का विभाजन या बंगाल का बंटवारा 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन या बंगाल का बंटवारा 1905 में किया, ठीक है। बंगाल का अगर प्रोविंस को देखा जाए उस वक्त 1905 में, अगर बंगाल का प्रोविंस देखा जाए, आज का जो बंगाल वाला एरिया है खुद बांग्लादेश वगैरह का एरिया है, यूपी का कुछ एरिया, और फिर आपका जो है जो उड़ीसा स्टेट है, तो ODIS है ना, ये सब मिला के जो है बंगाल प्रोविंस होते थे। ये सब एरिया को अगर मिला दिया जाए एक अकेला प्रोविंस होता था, वो बंगाल का। ऐसे कई प्रोविंस थे भारत में, तो बंगाल प्रोविंस का जो एरिया अगर हम देखें तो काफी ज्यादा है, इतने सारी चीजों को मिला के बंगाल एरिया होता है। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड कर दिया। अब लॉर्ड कर्जन ने अपने नोट्स में ये लिखा, जब किसी व्यक्ति ने अगर उनसे पूछा तो उन्होंने इसका सिंपल वजह ये बताया, क्योंकि बंगाल इतना बड़ा एरिया है और एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाने में, प्रशासन को चलाने में काफी मुश्किलें हो रही है, काफी दिक्कतें हो रही है। इस चीज को हटाने के लिए हमने इसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, ताकि प्रशासन को सही तरीके से हम चला पाए। उनका एक अपना राय था। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं, कुछ सोचते हैं कि हाँ भाई बंगाल बहुत बड़ा था, चलो एरिया वाइज इसको डिवाइड कर दिया तो अच्छी बात है, चीजें हो गई, उसमें जो है कोई भेदभाव वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि तो इन्होंने जो है इसको डिवाइड किया। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, जो मेन ऑब्जेक्टिव था बेसिकली डिवीजन ऑफ बंगाल को, वो ये नहीं था जो लॉर्ड कर्जन कह रहे थे, वो बिल्कुल इसका मतलब नहीं था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था बंगाल डिवीजन या बंगाल विभाजन का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो इसलिए नहीं कि बड़ा। अच्छा आप खुद सोचिए कि अगर एरियाज बड़े हो जाते हैं, क्षेत्र बड़े हो जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रशासन चलाने में मुश्किलात या मुश्किल चीजें हो सकती है। क्या होगा अगर मान लीजिए एरिया ज्यादा हो जाएगा तो आप फोर्स बढ़ा दो,
एडमिनिस्ट्रेशन में जो आदमी है उसको बढ़ा दो, आप उस चीज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि एरिया बढ़ा दो तो हमने डिवाइड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब हर जगह ये चीजें नहीं हो सकती है। तो अगर लॉर्ड कर्जन ये कहना है कि बंगाल का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, हम इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में गलत था, क्योंकि वो उसका मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं था। हम इसको समझेंगे और भी। अच्छा, डिवाइड जो किया इन्होंने बंगाल को, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कहलाया ईस्ट बंगाल और एक पार्ट कहलाया आपका वेस्ट बंगाल। आप वेस्ट बंगाल है ना, ईस्ट बंगाल को उन्होंने डिवाइड करके असम के एरिया से उन्होंने जोड़ दिया, जो उधर वाला असम एरिया था उसके कुछ एरियाज को उसके साथ मिला दिया, छोटे एरियाज को, और फिर एक एरिया हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो बंगाल ईस्ट एंड वेस्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। और अपने नोट्स में उन्होंने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में प्रॉब्लम थी, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव इसका ये नहीं था। असल ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे भारत के अंदर, क्योंकि इसकी शुरुआत 1870 से हो चुका था, काफी ज्यादा हाइट पे ये चीजें पहुंच गई थी, और बंगाल के अंदर जो नेशनल मूवमेंट थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, अब तक काफी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। कहा जाता था कि अगर बंगाल का विभाजन नहीं होता तो नेशनल मूवमेंट्स जो स्पीड पकड़े थे उस वक्त, या जो उसकी रफ्तार थी, वो शायद आजादी भारत को उससे पहले ही मिल जाती, 1947 से पहले ही मिल जाती, ऐसा माना जाता है कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं इसको। तो इसलिए कहने का मतलब था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उस चीज को कमजोर करने के लिए, कम करने के लिए इन्होंने जो है इस तरह से मूवमेंट जो है वो कर दिया यहाँ पे, तो मतलब डिवीजन्स इन्होंने किया। अच्छा, एक चीज और भी है जो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, हर बुक्स में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसके लिए चीजें मेंशन्ड है, हर जगह ये चीजें मेंशन्ड है। रिलीजन को भी एक देखा गया है यहाँ पे, रिलीजन धर्म को भी यहाँ पे देखा गया। धर्म को क्या देखा गया यहाँ पे कि एकता जो थी, यूनिटी जो थी बंगाल के अंदर, अब तक बहुत ज्यादा मजबूत थी एकता बंगाल के अंदर, और वहां पे दोनों लोग जो है वो मौजूद थे, हिंदू तबका भी मौजूद थे और वहां पे मुस्लिम भी जो है मौजूद थे, और दोनों मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो नेशनल मूवमेंट से राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो रहे थे। उन्होंने ये किया कि हिंदुओं को एक तरफ कर दिया जाए, मुसलमानों को एक तरफ कर दिया जाए, तो दोनों में गैप हो जाएगा। तो गैप होने के चक्कर में जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन जो थी, कौमी तहरीक जो थी, वो कमजोर हो जाती। दोनों आपस में धर्म के मामले में लड़ते रहेंगे, और हम लोग अपना कहते हैं ना कि बांटो फिर रूल्स करो, ये ब्रिटिश की पॉलिसी शुरू से डे वन से रही, तो वैसे वाली पॉलिसीज थी। तो दोनों को मजहब या धर्म के बुनियाद पर लड़ा दो आपस में, और हम अपनी प्रशासन सही तरीके से चलाएं। तो एक वजह जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कमजोर करने और धर्म के मामले पे या धर्म के आधार पे दोनों धर्मों को जो आपस में लड़ा देना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव जो इसके अंदर देखा गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो विभाजन था 1905 में, जो इस अंदाज से उन्होंने किया, ये गलत साबित हो गए, और नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो गए। ये भी एक अचंभत वाली बात है। लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ख्याल था कि कमजोर हो जाएगी चीजें, है ना, और जो है हम काफी अच्छे से हुकूमत कर पाएंगे। लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो विभाजन था बिल्कुल गलत साबित हो गया, और उसको बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इंडियंस इतने अक्लमंद भी होते हैं, है ना। अब इस पूरे आंदोलन के खिलाफ या इस पूरे विभाजन के खिलाफ जो कर्जन ने किया 1905 में, बहुत सारे इंडियंस अलग अलग मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है वो, है ना। आपको अगर सवाल भी पूछे कि स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी मूवमेंट वो किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली बंगाल के विभाजन से जो है वो रिलेट कर सकते हैं उसको। इसी के खिलाफ जो है भारत में खास तौर से बंगाल के अंदर जो है मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट्स। काफी इंडियन लीडर्स थे, काफी एक्टिव भी थे इसमें, है ना, और काफी मतलब मजबूत तरीके से इसे चलाने के बंगाल के अंदर। अच्छा, इस मूवमेंट्स की एक खास बात यह है कि ये मूवमेंट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाने आते थे। जैसे बंगाल के अंदर अगर चलाया गया, बंगाल के अंदर इसको स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यही मूवमेंट आंध्रा, सेम मूवमेंट आंध्र प्रदेश के अंदर इसको चलाया गया, तो वहां पे स्वदेशी नहीं, वहां पे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से मशहूर हुआ। कौन से मूवमेंट के नाम से?
वंदे भारत है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से आंध्र प्रदेश में मशहूर है। आज ऐसे कई सारे हिंदुस्तान के एरिया से इलाके थे जहाँ पे अलग अलग नाम से जो है ये मूवमेंट चलाए गए। बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट्स के अंदर जो लीडर थे उन्होंने क्या क्या जो है वहां पे डिमांड रखा। पहला तो यह था कि जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है और खास तौर से यूरोपियन चीजें, जैसे पार्ट 1 अगर आप देखें उसमें मैंने बताया अभी तक कि जो कपड़े थे, क्लोथ्स वगैरह थे, वो बड़े तादाद में यूरोपियन कंट्रीज से भारत इंपोर्ट किया जा रहा था। तो सबसे पहले तो इसमें यह रखा गया कि बॉयकॉट किया जाए, बॉयकॉट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। और ज्यादातर जो गुड्स थे, सामान जो आ रहे थे भारत के अंदर, तो क्लोथ्स हो गया या ऐसे कई चीजें, वो यूरोपियंस थे। तो हम ये चीज बिल्कुल खत्म करें, बायकॉट करें। और कैसा हो तो हमारा देश जो है वो सेल्फ रिलायंस, या हम क्या कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो। मतलब कुछ ऐसा भारत में करें कि हमें कोई चीज बाहर से खरीदने की जरूरत ना हो, हमारे पास सफिशिएंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हमें है। क्योंकि कोई भी चीज यूरोपियन गुड जो इस्तेमाल करते थे भारत में, बाहर से इंपोर्ट करते थे, इससे फायदा यूरोपियंस को होता था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी यहाँ से लाते थे, वो वहां पे बनती थी चीजें और बनने के बाद वो इंडिया के मार्केट में लाके बेचते थे। ऑटोमेटिकली फायदा उनको ही होता था, इससे हमारी नुकसान होती थी। क्यों नुकसान होती थी? हमारे जो यहाँ पे चीजें थी वो चल नहीं रही थी सही से, प्रोडक्शन से यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते थे, सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो इसलिए इस चीज को हटाया गया। तो ये एक जो है इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे रखा, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर डिमांड होता। सेकंड ये था इसके अंदर लैंग्वेजेस को लेके काफी भेदभाव था, जो भाषा थी ना जबान, उसको लेके काफी भेदभाव था। ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज, जबान अच्छी है, भाषा अच्छी है, वो है इंग्लिश। बाकी सब लैंग्वेजेस की कोई मान्यता नहीं है और बाकी सब लैंग्वेजेस को किसी भी स्कूल इसमें जो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, केवल इंग्लिश में ही चीजें हो। इससे फायदा ब्रिटिशर्स को होते थे, है ना, क्योंकि हमारी जो मदर लैंग्वेजेस थी, जो हमारे स्टेट्स में चीजें होती थी, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, उसकी मान्यता बिल्कुल खत्म कर दी थी। तो डिमांड में ये रखा गया कि जो लैंग्वेजेस हो, कोई भी हो, है ना, उसकी इज्जत हो। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, उसमें जो है सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजी जबान ही चलेगी, उसमें जितनी भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो रीजनल थे, मराठी या कह सकते हैं पंजाबी, इस तरह की चीजें जो है स्कूलों में शामिल हो, ताकि जो आम आदमी है या जो उनके स्टेट्स के लोग हैं वो इस चीज को समझ पाए, केवल अंग्रेजी में बात है न। तो ऐसे कई जो है डिमांड उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट्स के अंदर जो है उन्होंने रखा। काफी स्ट्रॉन्ग भी था ये मूवमेंट, का आंदोलन था, है ना। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बातें हो रही थी इसमें और कोई चीज, काफी एक्टिव मूवमेंट था ये आंदोलन और मजबूत भी। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे कि 1905 आपने देख दिया ना, डिवाइड वाइज करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपको, डेट वाइज, क्योंकि एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ अगर लिंक कर पाएंगे ना, फिर हिस्ट्री आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ लिंक करेंगे। 1970 जो है 1907 में क्या हुआ, यहाँ पे एक सूरत जगह है ना, गुजरात में, इसको बोलते हैं सूरत सेशन। कि सूरत के अंदर एक मीटिंग हुई, है ना, और उस मीटिंग में क्या हुई
कि जो आईएनसीज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उसका विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, बढ़ गए वो आईएनसीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको सूरत के अंदर मीटिंग हुई थी, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ आईएनसीज। स्प्लिट मतलब बढ़ जाना। आईएनसीज का जो है वो क्या हो गया, स्प्लिटेशंस हुआ, बढ़ गए 1907 में। दो पार्ट्स में इनका डिवीजन हुआ। एक पहला है मॉडरेट्स, मॉडरेट्स का मतलब नरम दल वाले नेता जो थे। नरम दल वाले नेता एक तरफ हो गए, क्योंकि मैंने बताया ना कि आईएनसीज में कुछ नरम दल वाले भी थे जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर के ऊपर काफी डिपेंड करते थे, है ना, केवल बात करते थे, वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और एक हुआ इसके अंदर आपका एक्सट्रीमिस्ट, जो नरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर थे। जैसे मैंने बोला ना, एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स कह लीजिए, कि कुछ हद तक अगर वायलेंस हो तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वायलेंस सोसाइटी के चेंज के लिए कुछ हद तक सही चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह के लीडर बने। एक्सट्रीमिस्ट में अगर देखा जाए तो जैसे आपने पढ़ा उसमें लाल बाल पाल थे, विपिन चंद्र पाल वगैरह, इस तरह के लीडर जो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर आए, क्योंकि इन दोनों के जो व्यूज थे ना बिल्कुल वो अलग अलग थे। ये कुछ और चीजें सोचते थे, किसी और चीज को ऐसा। और देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें सही बात है। इंसान इतने एक ही क्लास में आप देखिए कि ग्रुप नहीं बन पाती है सही से, एक क्लास में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, क्योंकि जो व्यूज होते हैं ना अलग अलग इंसान के अलग अलग होते हैं। अगर दो इंसान है ना तो दो इंसान के बीच में भी एक कॉमन राय नहीं बन पाता है। दो इंसान, यहाँ पे इतने सारे लीडर्स थे तो कोई जरूरी नहीं है कोई बंदा है किसी और चीज को लेकर सोच रहे हैं, किसी बंदा है किसी और चीज को सही से समर्थन दे रहे हैं, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो व्यूज बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो व्यूज के बुनियाद पे ये अलग हो गए। अच्छा एक चीज और हुआ है कि फिर क्या हुआ कि दोनों का जो काम करने का मेथड या तरीका था वो अलग अलग रास्ते पे चल निकले। जैसे मॉडरेट्स अलग अलग रास्ते पे निकले, वो अपना अलग देखा कि हम भाई कभी भी जो है वो स्ट्रगल या जो है मतलब वायलेंस नहीं करेंगे, है ना, हिंसा नहीं हो। और एक्सट्रीमिस्ट सोच रहे थे कि नहीं हिंसा हम लोग काम नहीं है। तो दोनों के रास्ते जो थे वो अलग अलग थे। फिर अच्छी बात यहाँ पे है कि दिसंबर के महीने में 1915 के आसपास एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या हुआ कि जो आईएनसीज के दोनों दल थे, मॉडरेट या एक्सट्रीम जो बढ़ गए थे, आप दोनों रीयूनाइट हो गए, फिर से जोड़ दिया गया। मतलब ये अब जो काम करने का तरीका था अलग अलग नहीं था, अब दोनों एक साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे थे। क्योंकि कुछ लीडर्स थे जो पहले काफी एक्टिव थे, धीरे धीरे वो अब काम करने शुरू कर दिए, है उस अंदाज से चीजों को नहीं कर पा रहे थे, घर बैठ गए, एक्टिव नहीं थे। अब कुछ ही लीडर्स बन गए थे, फिर उसके बीच में डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, अच्छी बात नहीं है। अब चलो भाई थोड़ा बहुत रहा है तो आपको मान लिया जाएगा, आगे ग्रुप में मिलजुल के काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मान लीजिए 20 आदमी थे, अब 20 आदमी से धीरे धीरे 5 आदमी हो गया। अब उस 5 आदमी के अंदर एक सहमति बन सकती थी, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, दोनों ग्रुप जो है दिसंबर के 1915 में जो है रीयूनाइट हो गए, और फिर अब यहाँ से जो काम करने शुरू किए वो एक साथ किया, और ये सिलसिला चला 1947 तक का। तो 1907 में अलग हुआ था, और दिसंबर के महीने में 1915 में दोनों पार्टी जो है वो दोनों जो विंग थे वो दोनों एक साथ यूनाइट हो गए, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, 1905 में जो आपने विभाजन वाली कहानी पढ़ी कि बंगाल को इस तरह से डिवाइड किया गया लॉर्ड कर्जन, और वो कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से चीजें हो रही है, जबकि उनका मकसद था कि नेशनल मूवमेंट्स को जो है वो कमजोर किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। आपने इतनी बात है। अब देखिए एक और टाइम पीरियड है यहाँ पे, थोड़ा सुनिए। 1906 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1906 में क्या वाकया हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 1906 के अंदर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना होगी, या पॉलिटिकल एसोसिएशन कह लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक पार्टी की स्थापना हुई। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो बनाया गया था ये बेसिकली ढाका है ना, जो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, वहां पे इस पार्टी की स्थापना हुई। क्योंकि उस वक्त तो एक ही था, बांग्लादेश अलग तो था, 1970 में चीजें हुई है ना, 70-71 में।
इंडिया का हिस्सा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ढाका, जो ढाका है कैपिटल, वहां पे बनाया गया। और इसके जो फाउंडर थे, मतलब बनाने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आईएनसी का आपने देखा एओयू डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर हैं, ये बेसिकली दो शख्स थे यहाँ पे, सलीमुल्लाह खान और प्लस आगा खान। दो जो है ये बड़े फाउंडर थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहे थे ढाका के अंदर, है ना। कोई भी जब पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनती है या पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसका कोई अपना ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा ना कि 1885 में आईएनसी बनाई गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिकल इश्यूज पे बात करेंगे, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत खत्म हो गया, उस चीज को वापस लेके आएंगे। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है हमें शामिल किया जाए, उस पर हम बात करेंगे। तो एक अपना ऑब्जेक्टिव इनका था आईएनसी का। सेम वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स कुछ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा यहाँ पे रुक के, ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ये तो मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। हम जब तक लेक्चर चलेगा पार्ट 2 का जो एंड मारेंगे वहां तक हम कंटिन्यू इसको चलाएंगे, 2 घंटे का 3 घंटे का जितना भी है। तो मेरे पास तो सुविधा नहीं है, मैं इसको पढ़ा देंगे। आपके पास बहुत सुविधा है, आप अगर देख रहे हैं वीडियो को, है ना, थक गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज का बटन दबाइए, फिर घूमिए फिरिए, आराम से पानी पीजिए और फिर वापस आके जब दिमाग फ्रेश हो जाएगा फिर जो है आप इसको ओपन कीजिए और फिर देखना शुरू कीजिए। तो ये आपके पास सुविधा है क्योंकि रिकॉर्ड है, यूट्यूब में है, ये आप आराम से इस चीज को जो है बार-बार पॉज करके देखिए। जैसे मूवी देखते हैं ना, 3-4 घंटे की मूवी हो जाती है, इंटरवल के साथ आप देखते हैं। कोई बात नहीं, लंबा लेक्चर होता है, ये काफी ज्यादा देर तक पढ़ाते हैं, हो सकता है कि कंटिन्यूटी में देखने में परेशानी होती है, कोई दिक्कत नहीं। 20 मिनट 25 मिनट देखिए, फिर पॉज का बटन दबाइए, फिर घूमिए फिरिए, है ना, फिर जब फ्री हो जाएंगे फिर आराम से आइए, फिर ऑन कीजिए, फिर देखिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं इसको। क्योंकि लेक्चर्स ही ऐसा है, चैप्टर्स ही ऐसे हैं, इसमें हिस्ट्री में क्योंकि और कुछ तो होता नहीं है, इसमें मैथ्स अलग चीज हो गई, साइंस, लेकिन ये जो हमारा है एसएसटी वाला पोर्शन या जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है, ये तो ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इस पे कोई और दूसरे तरीके से हम नहीं पढ़ सकते हैं, शायद ये बेहतर जो है हो सकता है मेन विषय है। तो चलिए ठीक है, आइए अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 1906 के अंदर क्यों बनाया गया, सलीमुल्लाह आगा खान, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। देखिए मैं विस्तार में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज तो है कि 1885 में जो है आईएनसी का स्थापना हुआ, ठीक। कुछ ऐसे तबके के लोग थे, कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग थे, समुदाय के लोग थे, जो ये मान के चलते थे कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो काम कर रहे हैं, नो डाउट सही है, लेकिन वो सब तबके के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और उनका मानना था कि जो मुस्लिम है, मुसलमान कम्युनिटी है, उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उस वक्त, उन सब प्रॉब्लम्स पे आईएनसी वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बात और भी मैं कह दूं कि उस वक्त तक जो मुसलमान की हालत है वो काफी खराब है भारत में। इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, लोग पढ़ नहीं रहे थे, एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, है ना, गरीबी भी बहुत ज्यादा था। तो इनका एक मानना ये भी था कि जब तक मुसलमान समाज के अंदर कुछ सुधार नहीं होगी, रिफॉर्म नहीं होगी, मुश्किल है। और ये चीजें हो सकती है कोई बड़ी, जैसे आपने देखा ना हिंदुइज्म में रिफॉर्म हो रही थी, सुधार होते, जैसे राजा राम मोहन राय था सती प्रथा के खिलाफ, या विडो रीमैरिज था उसके इस पे जो है वो एक्ट कर रहे थे। तो जो एक अलग सोसाइटी थी, हिंदुइज्म सोसाइटी थी, है ना, हिंदू ट्रेडिशन था, वहां पे इंप्रूव चीजें हो रही थी, रिफॉर्म हो रही थी, सुधार। लेकिन जो मुसलमान कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम ये था, इस पे जो चीजें होनी चाहिए थी, जितनी इस्लाह होनी चाहिए थी, रिफॉर्म होनी चाहिए थी, वो इस अंदाज पे नहीं हो पा रहे थे और इस पर कोई ध्यान भी नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान इसलिए तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 एएमयू में इसकी स्थापना कर रही है, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो पढ़ सकें, इसमें आ सकें। और फिर 1920 में एएमयू एक्ट पास हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो सर सैयद अहमद खान ये काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे रिफॉर्मर इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो लिमिटेड थे, समझना है चीजें। इसलिए इसमें ये कहा गया कि शायद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो काम आईएनसीज नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वो शायद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कर जाए। एक बात याद रखिएगा, हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं और इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि कोई भेदभाव कर रहे थे आईएनसीज, या आईएनसीज जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है।
हो सकता है कि आईएनसीज का जो उस वक्त सोचने का तरीका था या जो उनका देखने का नजरिया था वो कुछ अलग था, कुछ अलग रहा हो, है ना, तो इसलिए आप कभी भेदभाव करके नहीं पढ़ेंगे इस चीज को। आप देखेंगे। अच्छा एक बात और है, मान लें कि हमारी कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी है, कोई बंदा हमारी कम्युनिटी के लिए रिफॉर्म कर रहा है और वो नॉन मुस्लिम बंदा है, ठीक है, मान लेंगे उसकी चीज को हाँ भाई ये कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी सबसे अच्छा कि अपनी कम्युनिटी को खुद अपने इस्लाह करना चाहिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते थे शायद नॉन मुस्लिम केस पे। एक वजह ये भी रहा होगा उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास, पहला कारण तो ये था इसको बनाने का, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर कह सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी था, है ना, मुसलमान की जो कम्युनिटी थी उसमें क्या हो, रिफॉर्म हो, सुधार हो, इस्लाह हो। एक ये ऑब्जेक्टिव था ऑल इंडिया मुस्लिम, क्योंकि आईएनसी उस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था, दूसरा थोड़ा सोचने में सही लगता है ना, क्योंकि एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तो दोनों फाउंडर है सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये बेसिकली नवाब थे उस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि जो नवाब सिंह वगैरह का है ना, ये बहुत दिन तक भारत में चला, 1970 तक ये चीजें चली है भारत के अंदर। इंदिरा गांधी के जमाने में ये चीजें खत्म हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी लगा और इंदिरा गांधी की जब सरकार आई 1970-71 के आसपास, उन्होंने ये किया कि जितने भी राजा वगैरह थे उन सबको हटा दिया गया। अच्छा ये होता था कि इंडियन गवर्नमेंट उसको बाजबता पैसे देते थे, क्योंकि वो शान शौकत से रहते थे, नवाब होते थे भाई वो लोग, तो जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको पैसे वगैरह देते थे ताकि वो अपनी जो है शहनशाहियत को बरकरार रख पाए, बदले में चीजें होती थी, है ना। लेकिन 1970 में ये चीजें जो है खत्म कर दिया गया इंदिरा गांधी के जमाने में। ये कहा कि फालतू चीज है, आपको अगर शहनशाहियत करनी हो, आपको नवाब से करना तो अपने से चलाइए, भारत सरकार की तरफ से कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब तो नवाब ये सब चीजें थी ना, ये भारत में बहुत दिन तक 1970 के आसपास तक चीजें चली, हम तो 1906 पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत पीछे, ऑफ कोर्स इस जमाने में रहा होगा। तो ये दोनों सलीमुल्लाह और आगा खान नवाब थे। ये लोग चाह रहे थे कि जो मुगल्स रूल हुआ करता था मध्यकालीन भारत के अंदर, है ना, जो मुगल्स के रूल थे, बाबर वगैरह का जमाना था, सेम वैसा ही शासन फेल हो भारत के अंदर, इनका ये मानना था। और ब्रिटिशर्स जाने के, क्योंकि मुगल्स खत्म होने के बाद अंग्रेज आए इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा पुरानी कहानी तो है नहीं, जो औरंगजेब का इंतकाल हुआ उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स शासन शुरू हुआ भारत के अंदर। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर खत्म हो जाए भारत के अंदर तो फिर किन की सरकार होगी, किन की हुकूमत होगी, किसी न किसी की तो हुकूमत होगी, और वो हुकूमत फिर वैसी ही होगी जैसे मोनार्किज्म था, मुगल्स वगैरह का जमाना था, वैसे ही होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं था कि शायद वो चीजें हो जाए, क्योंकि नवाब थे तो इनको और ज्यादा फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। कहने का मतलब कि कुछ चीजों को रिवाइव करने के लिए मुगल्स हुकूमत फिर से रिवाइव हो जाए, है ना। एक ऑब्जेक्टिव्स ये भी इसके अंदर था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो काम करने के मेथड या जो तरीका था इनका वो अलग डिफरेंट था। तो जो ये वर्क कर रहे थे भारत के अंदर, इनका बिल्कुल अलग पैमाने पे चल रहा था, ये है इनका अलग रास्ता, ये अलग जरूरत दे रहे थे, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे। और एक जो आईएनसीज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैंने बताया कि दिसंबर 1915 में यूनाइट हो गया, एक्सट्रीम मॉडरेट एक साथ हो गया। तो इनके जो काम करने का तरीका था ये अलग था, मतलब दोनों अलग अलग रास्ते पे काम कर रहे थे। लेकिन अब फिर आप बोलेगा ये यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या रिलेशन बना। बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है कि एक समझौता हुआ, है ना, 1916 में, उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। पैक्ट का मतलब था समझौता। उस समझौता में क्या चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखिए। क्योंकि मैंने अब तक ये बताया आपको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, किसने किया, काम करने के ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, और आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग अलग रास्तों पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ को जगह का नाम जानते हैं, पैक्ट का मतलब है समझौता।
कोई चीजें हो रही है उसके बीच में जो कुछ समझौता हो रही है, ठीक है, लखनऊ का है। इस फैक्ट के अंदर क्या, और ये जो है 1916 में ये कहानी की, 1916 में ये बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट है, समझौता है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो अब तक अलग काम कर रही थी, जो 1906 में बनी थी, और जो आपका आईएनसी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी, 1907 में अलग हो गया, फिर 1915 में यूनाइट हुए, दोनों एक साथ मिल गए यहाँ पे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पैक्ट समझौता हो, कुछ उनकी बातें रखी गई, कुछ आईएनसी की बात रखी गई, और दोनों में समझौता हुई। और समझौता होने के बाद दोनों यहाँ से क्या हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और आईएनसी यूनाइट्स हो गए। और यूनाइट्स होने के बाद अब दोनों जो काम कर रहे थे वो किसी एक कॉमन गोल को लेके, ये बहुत अच्छी बात है, किसी एक कॉमन गोल को लेके। तो कहने का मतलब था भारत के अंदर जो यूनिटी थी, एकता थी, वो बढ़ रही थी। समझौता क्या कहते हैं? समझौता ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम ने रखा हो कि देखो भाई ऐसा है कि मुस्लिम समाज के अंदर रिफॉर्म नहीं हो रही है, तो आप उस चीज को भी रखो ध्यान में। आईएनसी ने कहा होगा कि देखिए सिर्फ आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मत सोचिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए बात कीजिए, क्योंकि आपके जैसे और भी अलग कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैं, है ना, दलित लोग हैं, उनके लिए भी रिफॉर्म नहीं हो रहे, वहां पे भी बात करेंगे। तो इस तरह की समझौता हुई, कुछ उनके बात रखी गई, कुछ अपनी बात रखी गई, और रखने के बाद जो है दोनों यूनाइट्स हुए, और यूनाइट्स होने के बाद किसी एक कॉमन गोल्स के तहत जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। तो अब सारी चीजें खत्म हो गई, सारी दिक्कतें खत्म हो गई, आईएनसी जो डिवाइड हो गए थे वो भी यूनाइट्स हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो अलग काम कर रहे थे अब वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, है ना। अब कोई भेदभाव नहीं था, अब एक ही इस पे जो है वो लोग काम कर रहे थे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? चलिए ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे इसमें, है ना। केवल मैं एक यहाँ पे चीजें बता देता हूँ, इंशाल्लाह फिर इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इस पे। लेकिन हम इसको जो है पार्ट 2 का जो ताल्लुक है वो हम इसको खत्म करते हैं ना। क्या करते हैं, केवल एक मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आपने देखा 1870 से ये चीजें शुरू हो गई, कौमी तहरीक कह लीजिए या राष्ट्रीय आंदोलन कह लीजिए, ठीक है। मास मूवमेंट से दोनों में काफी फर्क है। क्या फर्क है? 1870 से तो चलिए नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, और 1870 से लेकर ये जो है आपका 1919 तक चला। बीच में एक अंतराल भी आया 1915 का, वो भी हम आपको जिक्र करेंगे यहाँ पर। 1915 का एक अंतराल आया है ना, ठीक है, ये यहाँ तक चले, ठीक है। मास मूवमेंट का क्या मतलब था? मास मूवमेंट का मतलब था कि अब तक जो मूवमेंट चल रहा था भारत के अंदर, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं आ रहे थे। मान लीजिए नवाबों की समस्या अगर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो नवाब अपने प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे थे। मान लीजिए किसानों को प्रॉब्लम्स थी, तो किसान अपनी समस्याओं को लेके आ रहे थे। जो प्रॉब्लम्स अलग लोगों की थी, जाहिर सी बात है उसको सुलह होगा समस्या, तो सब अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे, और सब अपनी अपनी आजादी चाहते थे। हमें आजादी चाहिए, हमें ये मतलब नहीं कि नवाब के साथ क्या हो रही है, नवाबों को आजादी चाहिए, उनको ये मतलब नहीं कि किसानों के साथ क्या हो रही है। तो प्लेटफॉर्म जो था वो बिल्कुल अलग अलग थे, किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तहत लोग नहीं आ पा रहे थे। मास मूवमेंट ने इसकी भरपाई कर दी। वो कैसे? मास का मतलब होता है, आप वर्ड ही देखेंगे, मास मतलब बड़े मतलब या बड़े पैमाने पे लोगों का इकट्ठा होना। किसान फर्स्ट, ट्राइबल्स लोग जो होते हैं, ठीक, महिलाएं, सर्टन मतलब होता है कुछ, सारे तो नहीं, कुछ। बिजनेसमैन ग्रुप्स, जो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ठीक है।
विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं, या अदर्स, अदर्स का मतलब होता है अन्य लोग, ये सब जब इकट्ठे खड़े होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वो क्या होगा, मास मूवमेंट कहलाएगा। ये सारे लोग किसी एक कॉमन गोल के तहत आ रहे हैं। किसान को मान ले कि रेवेन्यू का प्रॉब्लम्स है, तो केवल वो रेवेन्यू के बारे में डिस्कस नहीं करेगा कि हमारे रेवेन्यू कम कर दो, है ना, या अगर फंड नहीं मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत खेतियों में, तो हमारे फंड बढ़ा दो ताकि खेती में जो है ये हो जाए। केवल सिर्फ इसकी बात नहीं करेगा, रेवेन्यू तो कम होगा लेकिन साथ में वो एक फ्रीडम के बारे में भी बात करेंगे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए, फॉरेनर्स हैं ये, इनको यहाँ से निकालो। ट्राइबल्स लोगों को लिए सिर्फ ये नहीं कि वो जंगलों में रहते हैं, उनकी चीजें नहीं हो पा रही है सही से, या उनकी राज्यों में जो ध्यान नहीं दिया जा रहा, नहीं, वो चीजें भी हो, साथ में इनको भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो बाहर के लोग हैं। इट मींस दैट कि सब की कॉमन गोल्स अलग अलग हैं, है ना, लेकिन सबको अल्टीमेटली क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए। और लोगों के जहन में ये चीजें हुई कि जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे ये सारी समस्याएं कम नहीं हो सकती। तो पहले आज़ाद होना है, फिर समस्याएं खत्म होंगी हमारी, आज़ादी में तो समस्याएं तो खत्म होने वाली नहीं है। तो किसी एक कॉमन गोल के तहत, ठीक है, उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। अच्छा, इस चीज को जो लीड करने वाले थे, ये जो यूनिटी पैदा करने वाले थे, है ना, उसका जो नाम है वो है आपका, काफी हिस्ट्री में मशहूर है ना, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी आने के बाद भारत के अंदर नेशनल राष्ट्रीय मूवमेंट हो रही है, राष्ट्रीय आंदोलन हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ। केवल ये नेशनल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट का डेफिनेशन ये है कि सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, वो कोई मतलब नहीं आजाद हो जाना। लेकिन अब क्या है कि मास मूवमेंट होगा, और मास मूवमेंट में फ्रीडम भी चाहिए। तो और ये चीजें जो शुरू हुई मास मूवमेंट का जो वाकया हुआ, ये 1919 से शुरू हुआ। ये इसलिए हुआ कि 1919 में कई मूवमेंट चलाए गए आंदोलन, 1920 में, जैसे असहयोग आंदोलन, अनकोऑपरेशन आंदोलन, इसी के बारे में था। आप देखेंगे किसानों को कैसे लेके आ रहे हैं, और गांधी ने ये काम जो है, खिलाफत मूवमेंट आप देखेंगे, सिविल डिसऑबीडियंस जो मूवमेंट था, ऐसे कई आंदोलन चलाए गए, और गांधी इस चीज को बहुत अच्छे से अंजाम दिए। तो कहने का मतलब है कि गांधी वो शख्स थे जो अलग अलग तबके के लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तहत लेके आ रहे थे, और उस प्लेटफॉर्म का एक ही मोटिव था, वो ये मोटिव था कि हमें अंग्रेजों के शासन से आजादी कैसे मिले, फ्रीडम हम कैसे इस चीज को प्राप्त करें, बस। और इस काम को करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी थे, समझ आ रहा है। तो आप इस चीज को समझिए। तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो ये होगा, केवल अब तक नेशनल मूवमेंट्स पढ़ रहे थे हम, है ना। अब नेशनल मूवमेंट कन्वर्ट हो गया मास मूवमेंट में, और इस कहानी की जो शुरुआत है, हम इस कहानी को जो पढ़ना शुरू करेंगे, ये तो मास मूवमेंट जो बनने शुरू हुए भारत में, वो तो 1919 से शुरू हुआ, है ना। 1919 में क्योंकि असहयोग आंदोलन वगैरह की शुरुआत होने की, खिलाफत मूवमेंट की। लेकिन इसको थोड़ा समझने से पहले हम 1915 से इस चीज को जो है देखेंगे, 1915 से। वो इसीलिए क्योंकि इस चीज का जो मेन जिम्मेदार है मास मूवमेंट का जो योगदान है, वो गांधी जी के हैं, ठीक है। अच्छा, गांधी जी तो अफ्रीका में है, इट मींस दैट कि गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद इस चीज की शुरुआत हुई। तो गांधी अफ्रीका से, गांधी जी जो मतलब अफ्रीका से भारत आए, वो 1915 में आए, है ना। और 1915 में आने के बाद 1916 तक तो उन्होंने पूरे भारत में विजिट किया, अलग मतलब एक साथ उन्होंने चीजों को देखा सुना। उसके बाद 1917 से इन्होंने अपना विजिट शुरू किया, पहला चंपारण, फिर 1980 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और फिर 1980 अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और किसानों की समस्याएं, मिल वर्कर्स की समस्याएं, इंडिगो का प्रॉब्लम, कैसे उन्होंने उस समस्याओं को लेके आए, और आने के बाद जो है फिर लोगों को यूनाइट किया, और ये नेशनल मूवमेंट जो है वो मास मूवमेंट की तरफ
कन्वर्ट हो गया। तो ठीक है, इतनी अब इसको हम कल 1915 याद हो गया, तो 1915 से उसको मैं पढ़ना शुरू करेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम ये कहानी पढ़ेंगे जो गांधी जी के बाद वाली या मास मूवमेंट, हमें थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब क्या क्या आइडिया होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको केवल कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 को इस टॉपिक से हम रिलेट करने वाले हैं, सवाल भी बनते हैं इससे बहुत ज्यादा। फिर सेकंड जो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस करना है, जो ऑलरेडी आप लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सेकंड हम यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन, जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हुआ 1917 के अंदर, ये हम देखेंगे, पूरी रशिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर सेकंड यहाँ पे हम जो है कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इस चीज को समझने से पहले, ये तो हमारे हो गए जो है इस सारे इवेंट को, इससे हम रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड्स के बारे में भी हमें यहाँ पे समझना होगा। सोशलिज्म, फिर एक जो है आपका यहाँ पे हमें समझना होगा इस टॉपिक से पहले कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो पूंजीवाद जिसको कहते हैं ना, इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, और आप बहुत अच्छे से पिछले 2 लेक्चर्स में जो है समझ रहे हैं नेशनलिज्म। हम इस पूरे क्लास के साथ जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप जो है पढ़िए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।